न्यूबॉर्न बेबीज का हमसे कम्युनिकेट करने का तरीका सिर्फ एक ही होता है कि वो हर चीज के इमोशनल, फिजिकल एंड अपने बाकी नीड्स के लिए वो सिर्फ रोकर ही बता सकते हैं। जब तक बच्चे का क्राइंग ऐसा होता है कि पेरेंट्स उसको रिसीव कर उसकी नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं, तब तक तो ये ठीक है। बट जब ये क्राइंग अनकंसोलेबल हो जाता है, ये एक पेरेंट के लिए बहुत ही डिस्ट्रेसिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इसी तरह के इनकंसोलेबल क्राइंग कंडीशन का कॉमनेस्ट फैक्टर है इन्फेंटाइल कोलिक, यानी बेबी का कोलिक कंडीशन। सो हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ डॉक्टर राजेश्वरी। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, और आज हम यही कोलिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इन्फेंटाइल कोलिक, इसमें मैं यूज करने वाली हूँ सर्टेन ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के गाइडलाइंस, प्लस एट द सेम टाइम मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें डालूंगी, जो मे बी कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकता है। सो कोलिक को डिफाइन करने के लिए रूल ऑफ 3 माना गया है। इसमें बेसिकली बच्चा दिन में 3 घंटे तक लगातार रोएगा, ऐसे वो हफ्ते में 3 दिन रोएगा, ऐसे वो 3 हफ्ते तक रोएगा। ये 3 वीक्स ऑफ एज से स्टार्ट होता है और बाय अबाउट 3 to 4 मंथ्स ऑफ एज ये रिजॉल्व हो जाता है। ये हो गया रूल ऑफ 3 ऑफ इन्फेंटाइल कोलिक का डेफिनेशन। इन्फेंटाइल कोलिक का बच्चा लगातार रोता क्यों है? बेसिकली इसके पीछे कई थ्योरीज है, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थ्योरी ऐसा कहा गया है कि जब भी बच्चा दूध पीता है तो वो जब निगलना चालू करता है तो वो सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि कभी कभार एयर भी निकलता है, जिसको हम एरोफेजिया कहते हैं। पूरा दिन तो बच्चा ठीक रहता है जब तक वो दूध निकलता है, लेकिन एंड ऑफ द डे बच्चे के पेट में यही एयर जाकर ट्रैप हो जाती है। अब रात में जब ये पेट में एयर ट्रैप हो जाती है तो लेट इवनिंग आवर्स या रात में बच्चा लगातार रोना चालू करता है, क्योंकि उसके पेट में मरोड़ जैसा दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। ये एक कॉमन थ्योरी है, इसके ऊपर भी 100% कोई प्रूवन नहीं है और ना ही इसका कोई लेना देना है कि बेबी ब्रेस्ट फेड है या बॉटल फेड है। ये दोनों ही सूरतों में हो सकता है, इररिस्पेक्टिव कि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है या बॉटल फीडिंग के पे है। इन्फेंटाइल कोलिक दोनों बेबीज में पाए गए हैं। यस, इट इज फाउंड दैट कि फॉर्मूला फेड बेबीज में इन्फेंटाइल कोलिक का कंडीशन ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली माँ का दूध इजिली डाइजेस्टेबल होता है कंपेयर टू फॉर्मूला मिल्क, जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए लॉन्ग समय तक वो पेट में रहता है एंड उससे गैस प्रोड्यूस होने का प्रॉब्लम आ सकता है। अब ये इन्फेंटाइल कोलिक दिखता कैसा है? बेसिकली एकदम से बच्चा शाम को या रात के दौरान अचानक से सडन ऑनसेट है, एकदम से वो उठकर रोने लगे, या खेलते खेलते वो थोड़ा थोड़ा क्रैंकी हो के सडनली वो रोना स्टार्ट कर सकता है। बच्चे के फेस पे एकदम पेनफुल क्राई जैसा फेस बन जाता है, वो एकदम चीख कर रोता है, उसका चेहरा एकदम लाल हो सकता है। ये जो क्राइंग है वो थोड़ा हंगर क्राई, यानी कि जो बच्चे को भूख लगता है उसके क्राइंग से थोड़ा डिफरेंट दिखने में लग सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे बच्चा कितना दर्द में है। बच्चे का क्राइंग लगातार होता है, कंटिन्यूअस बाउट्स में वो रोता है और बच्चा एकदम अनकंसोलेबल हो जाता है। माँ बाप सब ट्राई कर लेते हैं एंड बेबी एकदम अनकंसोलेबल होता है। इसीलिए इस तरह के क्राइंग से पेरेंट्स बहुत ज्यादा एंग्शियस एंड डिस्ट्रेस हो जाते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कि आप एक और टर्म जाने, जिसको हम कहते हैं पर्पल क्राइंग। पर्पल क्राइंग जो होता है वो इन्फेंटाइल कोलिक को भी हम उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। पर्पल क्राइंग है क्या? बेसिकली जो वर्ड पर्पल है उसको हम कुछ ऐसे देखते हैं। पी को हम कहते हैं पीक ऑफ क्राइंग, मोस्टली 6 to 8 वीक्स के बीच में, और बच्चा 5 महीने से छोटा होना चाहिए। बच्चे का क्राइंग अनएक्सपेक्टेड होता है, आपको पता नहीं है कि वो क्यों रो रहा है और आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो बच्चा शांत नहीं हो रहा। आर मतलब बच्चा सूदिंग को पूरी तरह रेसिस्ट कर रहा है। अब बच्चा आप चाहे जो ट्राई कर ले, जो मनूवर्स कर ले, बेबी बिल्कुल काम या शांत नहीं हो रहा। पी से पेन लाइक फेस, बच्चा पूरा लाल, फ्लश्ड और ऐसा लगता है कि कितना दर्द में है, बट इन रियलिटी वो दर्द में नहीं है। एल से लॉन्ग लास्टिंग, मतलब ये क्राई दिन के 3 से 5 घंटे तक लास्ट कर सकता है। बच्चे के टेम्परामेंट के ऊपर होता है कि वो कितना रोएगा और कितना ज्यादा रो सकता है। ई मतलब इवनिंग क्राई, ज्यादातर ये क्राइज इवनिंग में हो सकते हैं। इन्फेंटाइल कोलिक एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, मतलब आपने सब कुछ करके देख लिया, बच्चे का हंगर, डायपर सब एड्रेस कर लिया, जो कॉमन कंडीशन होते हैं किसी बच्चे के रोने के पीछे, वो आपने सब करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपका बच्चा शांत नहीं हो रहा। पर्पल क्राई होता है जिसके पीछे कोई रीजन नहीं है बट बच्चा रो रहा होता है। सो बेसिकली ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबल है, पर दोनों का मैनेजमेंट एकदम सेम है। बच्चा जैसे ही अनकंसोलेबली क्राई करना चालू करता है, लेट्स लुक एट दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। पहले हम ये सारी चीजों को ट्राई कर ले
और ये सारे कॉमनेस्ट कंडीशन को रूल आउट कर दे, क्योंकि ये कॉमनेस्ट चीजें हैं जब बच्चा रो सकता है। हंगर एक मोस्ट कॉमन फैक्टर है जिसमें बच्चा रो सकता है लगातार। कभी कभार बच्चे अर्ली फीडिंग क्यूज देते हैं और हम वो चीज को मिस कर सकते हैं, और इसीलिए अर्ली फीडिंग क्यूज मिस करने के बाद बच्चा अनकंसोलेबली क्राई कर सकता है, जो बिल्कुल शांत नहीं होता। दूध पिलाने की भी कोशिश करने पे बच्चे लगातार रो सकते हैं, इसीलिए आप पहले बेबी को थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश करें, सूदिंग आवाज निकालें और उसके बाद बच्चे को दूध ऑफर करें। ब्रेस्ट फीडिंग या बॉटल, कोई भी जो भी आपका तरीका है वो ऑफर करें। एंड अगर बच्चा उससे शांत हो जाए तो मोस्ट कॉमन कॉज है कि आपका बच्चा भूखा है और वो इन्फेंटाइल कोलिक में। डायपर चेक करना बहुत जरूरी है। बच्चा का डायपर या तो गीला है या तो डायपर के फ्रिक्शन के चलते बच्चे को इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, तो बच्चे रो सकते हैं। डायपर हम हमेशा रूल होता है कि 3 to 4 आवर्स में बदलेंगे, बट कभी कभार बेबी एक टाइम पे लगातार बहुत सारे सुसु करके विद इन 1.5 आवर में भी डायपर भर जाता है, तो हम उसे यूजुअली नजरअंदाज कर देते हैं और हम यूजुअली फीडिंग को ही पहले बच्चे को दूध ही ऑफर करते हैं एंड बेबी उसमें क्रैंकी रह सकता है। सो आपको पहले तो बच्चे का डायपर बदल देना है अगर वो क्रैंकी है तो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभार बच्चे का डायपर गीला हो सकता है जल्दी, और अदरवाइज बच्चे को डायपर से फ्रिक्शन का दिक्कत हो सकता है और उससे ये प्रॉब्लम हो रही होती है। बहुत बार पाया गया है कि बच्चे का जैसे ही डायपर निकाल दिया बच्चा एकदम शांत हो गया, बल्कि वो डायपर भरा भी नहीं था फिर भी वो शांत हो गया। सो यस, बेबीज को कभी कभार डायपर से इचिंग हो सकती है, इसीलिए वो क्राई कर सकते हैं। सो डायपर को निकालना मत भूलिए। बच्चे को अगर बहुत ठंडी लग रही है या बच्चे को गर्मी लग रही है तो बेबी रो सकते हैं, इसीलिए बच्चे को अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग करिए। आप जितना कपड़ा पहन रहे हैं उससे एक लेयर ज्यादा इनफ होता है आपके बेबी के एनवायरनमेंट के अनुसार। इंसेक्ट बाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे के क्राई करने का। मस्कीटो होने दो, बेड बग्स होने दो, कभी कभार वो बच्चे को काट ले तो बच्चा रो सकता है। बच्चा बहुत बार रो सकता है अगर उसको कोई चीज हर्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कपड़े का धागा या कोई कपड़ा, या फॉर दैट मैटर हमारे खुद का जो लंबा बाल होता है मदर्स का, वो किसी फिंगर पे या बॉडी के किसी ऑर्गन को स्ट्रैंगुलेट कर देता है, मतलब टाइट होकर वहां पे बंध जाता है, तो बच्चा बहुत बार रो सकता है। यूजुअली अगर उसको इमीडिएटली एड्रेस नहीं किया तो बेबी का वो पार्ट पूरी तरह से रेड होकर ब्लू होने लगता है, वहां ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो जाता है और बच्चा वहां पे बाद में पेनफुल कंडीशन के होते बहुत चीख चीख के रो सकता है। अगर आपने फर्स्ट 2 यानी कि हंगर और डायपर को देख लिया और बच्चा शांत नहीं हो रहा है, अनड्रेस द बेबी, पूरा कपड़ा निकालिए, बच्चे को सर से ऊपर से नीचे तक आप देखिए क्या कहीं पे कुछ ऐसा है जो बच्चे को हर्ट कर। डर्मेटाइटिस, रैश या इचिंग, ये तीनों फैक्टर्स के चलते बच्चे रो सकते हैं। अगर बच्चे की स्किन ड्राई है, इची है, रैश है या इनमें से कुछ भी है तो बेबी रो सकता है। इंडिया में हम बहुत ज्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं जिसके चलते बेबीज को रैश आ सकता है, और मस्टर्ड ऑयल बच्चे की स्किन को ड्राई और इरिटेट करती है, उसका फर्स्ट स्किन बैरियर को पूरी तरह खराब कर देती है, इसीलिए बहुत बेबीज को इची सेंसेशन होती है और बेबीज लगातार क्राई कर सकते हैं। समटाइम्स बच्चे सिर्फ बोर हो गए तो भी वो रो सकते हैं। जी हाँ, बच्चे बोर हो सकते हैं और वो रो सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो बहुत पेरेंट्स कभी कभार अंडर एस्टिमेट करते हैं। इन दैट केस अपने बच्चे को उठाइए, अपना फेस दिखाइए, उसमें सूदिंग साउंड निकालिए। बेबी समटाइम्स बोरियत पे रोते हैं। कुछ बेबीज ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, सेंसरी स्टिमुलेशन ज्यादा होता है, जैसे कि ज्यादा लाइटिंग है, घर में बहुत सारे गेस्ट हैं, बहुत ज्यादा नॉइज है, इस पे भी बच्चे रोते हैं। और जस्ट दैट कि बच्चा एक सेंसरी टच का स्टिमुलस चाहिए, जैसे कि उसको अपनी मम्मी से कडल होना है, उसको चाहिए कि वो गोदी में रहे, तो भी बच्चे रो सकते हैं। तो बच्चे की जब नीड्स एड्रेस हो जाती है, बच्चा रोना बंद कर देता है, तो वो इन्फेंटाइल कोलिक नहीं कहलाता। तो समझ लीजिए आपने वो सब कुछ ट्राई कर लिया कि जो कॉमनेस्ट कॉजेज हैं एक बच्चे के रोने के लिए, फिर भी आपका बच्चा शांत नहीं हो रहा। आप अपने पीडियाट्रिशियन से भी मिल लिए, पीडियाट्रिशियन ने कहा ये लाइकली इन्फेंटाइल कोलिक है। अब घर में आप ऐसा क्या कर सकते हैं अपने बच्चे को काम एंड शांत रखने के लिए? सो लेट्स डिस्कस। ट्राई टू बर्प योर बेबी। अपने बच्चे को अपराइट रखिए, उसको जेंटल बॉडी पे पैट करिए एंड देखिए कि क्या वो बर्प करता है। अगर वो बर्प नहीं भी कर रहा तो भी उसको ऊपर रखिए। समटाइम्स बच्चे को साइलेंट रिफ्लक्स हो सकता है एंड समटाइम्स वो रिफ्लक्स बच्चे को क्रैंकी कर सकता है, बच्चे रो सकते हैं। बच्चे को सिटिंग पोजीशन में ले लीजिए अपने हाथों में, जैसे कि वो एक चेयर पे बैठा है और आप अपने बॉडी से रैप अराउंड करके उसको रखिए। इन दिस केस कभी कभार ऐसा नोटिस किया गया है कि जब बच्चे के नीज उसके अब्डोमेन के पास आते हैं या चेयर जैसे पोजीशन में होते हैं, ये कभी कभार कोलिक पेन को एवर्ट कर देता है और बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो सकता है। अदर वे इज कि आप अपने बच्चे को अपने आर्म्स के ऊपर
उल्टा लेटा कर रखें। यस, ये बहुत इफेक्टिव है मेथड पेरेंट्स, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत पेरेंट्स इस मेथड को बहुत पसंद करते हैं। बहुत बार बच्चे इस मेथड से ही शांत हो जाते हैं। जैसे ही आप अपने बच्चे को टमी टाइम पोजीशन में अपने हाथ में रख लिया या फॉर दैट मैटर अपने चेस्ट पे रख कर लेट गए, तो बच्चों का कोलिक पेन काफी हद तक रिलीव हो जाता है एंड वो बेटर फील करते हैं। आई हैव सीन कि 80% ऑफ द टाइम ये मेथड काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप अपने बच्चे को टमी टाइम दें। टमी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो गैस के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में बहुत मदद करता है। अगर आपने सारे मनोवर्स ट्राई करिए, बच्चा शांत नहीं हो रहा है, तो बच्चे का एनवायरनमेंट बदल दीजिए। जैसे कि आप उसके विंडो को पास ले जाइए जहाँ अच्छी हवा चल रही है, आप नीचे ले जाइए जहाँ एक छोटा सा कार राइड हो जाए या बच्चा का स्ट्रोलर राइड हो जाए, वहाँ पे ले जाइए। जहाँ बहुत ब्रीजी है, सूदिंग एयर आ रहा है, वहाँ पे ले जाइए। कूलर का एयर है और आपने अपने बच्चे को अपने ऊपर अच्छे से रैप अराउंड करके रखा है और बेबी को वहां लेकर खड़े हो जाए। बहुत गर्मी है तो उस रूम को ठंडा करिए बाय कूलर, बाय एसी या बाय ओपनिंग द विंडो। जो भी तरीका है, रूम का टेम्परेचर को 25 डिग्री के आसपास लेकर आइए। किसी को भी गर्म एनवायरनमेंट पसंद नहीं होता और कोई भी गर्म एनवायरनमेंट में चिड़चिड़ हो सकता है, स्पेशली अगर उसको पसीना आ रहा है, वो ओवर क्लोथ है, तो यस, बेबीज कैन क्राई बिकॉज ऑफ दैट। एंड इसीलिए बच्चे को सूदिंग एनवायरनमेंट में ले जाना मदद करता है। वाइड नॉइज को अवॉइड करिए, मैं इसकी बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ। समटाइम्स वाइड नॉइज बच्चे को इरिटेट कर सकता है, चिड़चिड़ा बना सकता है। इनफैक्ट आप रेगुलर नॉर्मल एनवायरमेंटल साउंड्स पर डिपेंड करिए। बेस्ट नॉइज है आपकी खुद की आवाज। आप उसके लिए गाना गाइए, छोटा मोटा सूदिंग साउंड्स निकालिए, उसको अपने गोदी में लेकर हल्का जेंटली रॉक करिए और धीरे धीरे आवाजें निकाल कर सूदिंग हमिंग साउंड निकालकर उसको सुलाने की कोशिश करें। मसाजेस के बारे में तो ऐसा है कि ये पूरे इंटरनेट पे है एंड यस, ये काम करते हैं 50 to 60% ऑफ द टाइम, बट ये इमीडिएटली काम नहीं करते। डू इट डेली, एवरीडे मसाजिंग आप अपने रूटीन शेड्यूल में बच्चे के इन्वॉल्व करिए। इट विल हेल्प द बेबी, उसके कोलिक एपिसोड्स कम हो जाएंगे। मसाज के टाइम पर आप अपने हाथ में गरम कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, उसको अपने हाथ में अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं एंड जेंटल वार्म स्ट्रोक्स पेट के ऊपर पाम से नहीं तो फिंगर से अपने बच्चे के राउंड राउंड कर सकते हैं। अनदर मेथड इज कि आप ऊपर से नीचे जेंटल स्ट्रोक्स बच्चे के लगा सकते हैं, जो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देन आई लव यू वाला स्ट्रोक तो एवरीबडी आई थिंक सबको पता ही है। एक आप जेंटल आई बनाएं एंड देन एल, इन्वर्टेड एल एंड देन इन्वर्टेड यू, इस तरह का मसाज भी किया जाता है। देन कम्स की बच्चे का साइक्लिंग मेथड। बच्चे के दोनों पैर को बाइसाइकिल तरीके से स्ट्रोक किया जाता है, मतलब ऊपर नीचे करके। इस तरीके से भी बेबीज को बहुत मदद होती है। देन कम्स कि आप अपने बच्चे का एक साइड का हाथ पैर एक साथ टच कराएं, दूसरे साइड का हाथ पैर टच कराएं एंड जेंटली लेफ्ट एंड राइट पोजीशन में बच्चे को मूव करें। ये भी समटाइम्स बच्चे को मदद करता है कोलिक पेन रिलीव में एंड बेबी समटाइम्स इसमें पाए गए बहुत ज्यादा गैस भी पास करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बच्चा इनकंसोलेबली क्राई कर रहा है और इमीडिएट कुछ रिलीफ चाहिए और मसाज पॉसिबल नहीं है, तो एक कपड़ा लें, उसको गर्म पानी में भिगाएं, उसको निचोड़ दें और वो बच्चे के पेट पे रख दें। ये हॉट कंप्रेस समटाइम्स कोलिक पेन के रिलीफ में बहुत इफेक्टिव है एंड ऑलमोस्ट 60% ऑफ द बेबीज इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कोलिक एपिसोड्स कम करने के लिए आप बच्चे को टमी टाइम दें, अपने ऊपर स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखें, स्पेशली मदर्स एंड फादर्स। उसको KMC दे सकते हैं, यानी कंगारू मदर केयर। आपका बच्चा सिर्फ डायपर में है और आपका जो बॉडी है वो ओपन एक्सपोज्ड है, ऊपर का पार्ट, उसमें आपने बच्चे को अपने ऊपर लगाकर उसका जो चेस्ट है वो एब्डोमेन है वो आपके चेस्ट को टच करे और आप अपने आप को रैप कर लें। किसी भी दुपट्टे से या साड़ी से आप अपने आप को रैप कर सकते हैं। ये मेथड बहुत इफेक्टिव है, ना कि सिर्फ बच्चे का कोलिक कम करने में, ओवरऑल बच्चे के स्टिम्युलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। हर बार नहाने के 5 मिनट के अंदर ही बॉडी को अगर आप मॉइस्चराइज कर देंगे तो ये इचिंग एपिसोड्स को काफी हद तक कम कर देते। डेली प्रेडिक्टेबल रूटीन को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट बच्चे का अगर एक डेली प्रेडिक्टेबल रूटीन होता है तो बेबीज यूजुअली लेस क्रैंकी होते हैं और ये कोलिक एपिसोड्स को कम कर देते। परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस को अवॉइड करना है। कोई भी तरह का सेंसरी ओवर स्टिम्युलेशन, चाहे वो आईज हो, एक्सेसिव लाइट, चाहे वो नोज हो, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, ये बच्चे को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। एक्सेसिव नॉइज, जहां भी बहुत ज्यादा आवाज हो, बच्चे को ओवर स्टिमुलेट करते हैं। तो इन चीजों को कोशिश करिए कि आप अवॉइड करें। स्पेशली मदर्स एंड फादर्स जो प्राइमरी केयर गिवर्स है, जिसके पास बच्चा लंबे घंटे रहता है, वो परफ्यूम्स ना लगाएं। अगर आपका बेबी, आपने सारे मनोवर्स ट्राई कर लिया और शांत नहीं हो रहा है, तो बेस्ट इज वन मेथड कि आप बच्चे को एक डार्क रूम में ले जाएं, आप पूरी लाइट बंद कर दे, पिच ब्लैक कर दे
और आप सूदिंग साउंड, हमिंग साउंड निकालिए और बच्चे को जेंटली रॉक करिए। नो मैटर बच्चा कितना आपको रेजिस्ट कर रहा है, क्राई कर रहा है, आप काम रहें और ये मनूवर को करते रहें। आप नोटिस करेंगे कि विद इन 1 to 2 मिनट्स बच्चा शांत हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एंड ऑलमोस्ट ये रिसर्च बैक्ड है कि अबाउट 70% बेबीज इस प्रोसेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सब करके आपने देख लिया फिर भी बच्चा शांत नहीं हो रहा, तो आप बच्चे को कार राइड पे ले जाइए, उसको नीचे ले जाइए, गाड़ी में बैठिए, कार को लेकर घुमाइए एंड बच्चे को फीडिंग ड्यूरिंग कार राइड करा दीजिए। ये भी काम करता है, क्योंकि मेनी अ टाइम्स एज अ पीडियाट्रिशियन हमने भी ये नोटिस किया है कि जब पेरेंट्स घर में तो बड़े परेशान है, बच्चे को जब तक हॉस्पिटल में लाया, बेबी हॉस्पिटल में आते ही प्लेफुल और एक्टिव हो गया। सो ये कार राइड का इफेक्ट। कौन सी चीजें हैं जो कोलिक में काम नहीं करती, जैसे कि ग्राइप वाटर और अजवाइन का पानी। बहुत लोग इस पे रिलाई करते हैं, बट ग्राइप वाटर, अजवाइन का पानी बिल्कुल यूजलेस है। इनफैक्ट आप अपने बच्चे के पेट में कुछ नई चीजें डाल रहे हैं जो बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है और इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है कि ये मदद करते हैं। सो डू नॉट ट्राई देम एट होम। कोई भी एंटी एसिड भी कोलिक कम करने में मदद नहीं कर सकता। हर्बल होम रेमेडीज, अजवाइन का पानी, सौंफ का पानी, कोई भी अलग से टाइप का कैमोमाइल टी, ये सब प्लीज मत ट्राई करिए पेरेंट्स, बिकॉज ये हार्मफुल हो सकते हैं और ये कहीं से भी रिसर्च बैक नहीं है। डायसाइक्लोमाइन ड्रॉप्स, बहुत जगह देखा गया है कि कुछ नॉट सो राइट प्रैक्टिस में पेरेंट्स को डायसाइक्लोमाइन ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो डायसाइक्लोमाइन ड्रॉप्स कोलिक में तो छोड़िए, ये ओवरऑल 6 मंथ से छोटे बेबीज में रेकमेंडेड नहीं होते, तो इनको देना नहीं है। इससे बेबी को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कि उसकी सांस डिप्रेसिव स्टेट में जा सकती है एंड ये कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए इन लेस देन 6 मंथ्स बेबीज। इनका इफेक्ट कोलिक बेबीज में कुछ भी नहीं है, ये एक तरह से एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स है एंड इट इज नॉट रिकमेंडेड। ये गुड़ छोड़िए, हार्म छोड़िए, ये अल्ट्रा डेंजरस है। एक्यूपंचर्स दे हैव नो प्रूवन बेनिफिट, इसलिए एक्यूपंचर भी कोई स्पेसिफिकली साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है, तो इसका भी कोई ज्यादा इफेक्ट बेबी के ऊपर कोलिक में नहीं देखा। माँ का खान पान बदल देना। सो यस, बहुत बार देखा गया है कि हम इंडिया में बच्चे के अब्डोमिनल पेन या कोलिक पेन, ऐसी कोई भी एक्सेसिव क्राइंग स्पेल्स को ब्लेम करना है तो माँ के खाने को ब्लेम कर दो, फिर उसको उबला खाना खिला दो। माँ के खाने का बच्चे के पेट दर्द से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए माँ का डाइट चेंज ना किया जाए। हाँ, इट इज अ कॉमन सेंस कि माँ एक हेल्दी फूड खाए, घर में बना खाना खाए एंड स्पाइसी फूड भी ओकेजनली खा सकती है। उसका कोई भी इम्प्लीकेशन बच्चे के दूध में जाकर बच्चे को कोलिक हो जाएगा लेना देना नहीं है। बच्चे को कोलिक पेन, जैसे कि हमने कहा, एक सर्टेन ड्यूरेशन में रहने ही वाला है, आते ही हैं। कुछ बेबीज को कम, कुछ बेबीज को ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द बेबी एपिसोड्स होते हैं। इसका माँ के डाइट या खान पान से कोई लेना देना नहीं है, तो माँ को गिल्ट में ना डाले, उसके खाने के तौर तरीकों को ना बदला जाए, बिकॉज बहुत मदर्स गिल्टी फील करती हैं कि मैंने ये खाया और मेरे बच्चे को ये दिक्कत हुई। सो नो, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ योर फूड मदर्स। आपको जो खाना है आप खाइए, ये साइंटिफिकली प्रूवन ही नहीं है कि माँ के खाने से बच्चे को होता है। माँ के खाने में जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट है वो बॉडी के पेट में जाते हैं, पेट से प्रोसेस होते हैं और वो माँ के दूध में आते हैं। माँ के दूध का कॉम्पोजिशन फिक्स है, उसके अंदर हार्मोन्स जाते हैं, उसके अंदर सर्टेन एंटीबॉडीज जाते हैं, पर मसाले नहीं जाते। सो डू नॉट कंफ्यूज, ये दोनों चीज बहुत अलग है, इसमें माँ के खाने का कोई लेना देना नहीं है। माँ का डाइट तभी मॉडिफाई किया जाता है जब बच्चे के लिए हम कोई एलर्जी सस्पेक्ट कर रहे हैं जो कि माँ के दूध से आ सकती है। सो यस, जब तक ये इंडिकेशन नहीं है, माँ का डाइट चेंज करने का कोलिक पे तो कोई इफेक्ट नहीं है। देर आर सर्टेन मेडिकेशन जो मे और मे नॉट वर्क फॉर कोलिक बेबीज, उसमें से एक है सिमेथिकॉन एंड फेनल सीड ऑयल। ये कॉम्बिनेशन बहुत कॉमनली अवेलेबल है पॉपुलर ब्रांड में इन द मार्केट, उसको यूज करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स। कुछ बेबीज में इफेक्टिव है, कुछ बेबीज में नहीं, बट आई पर्सनली इन माई एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस एंड मेरे अपने बच्चे को मैंने अगर देखा है तो ये कुछ हद तक अबाउट 50% ऑफ द टाइम तक इफेक्टिव होते हैं, तो इसको लेने में कोई हर्जा नहीं है। बट यस, इस पर डिपेंड होकर ये मत सोचिएगा कि ये दवाई से ही दर्द चला जाएगा। बट साइंटिफिकली बैक्ड एक प्रोबायोटिक है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस रियूटरी। ये जो है, ये प्रोबायोटिक इफेक्टिव पाया गया है कोलिक एपिसोड्स को कम करने में और पेन एंड क्राई एपिसोड्स को रिड्यूस करने में।
ये अबाउट 5 ड्रॉप्स दिया जाता है दिन में एक बार, और ये 21 डेज के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये ब्रांड्स आपके पीडियाट्रिशियन ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। यूजुअली ब्रेस्ट फेड बेबीज में इसे दिया जाता है जो 3 से 4 महीने के नीचे हैं, और फॉर्मूला फेड बेबीज में तो ये ऑलरेडी फोर्टिफाइड आता है, तो इसकी जरूरत बहुत कम होती है। डॉक्टर के पास कब जाना है और कब ये समझना है कि ये अब कंडीशन ऐसी है कि ये डेंजरस हो सकती है? जब भी आपका बेबी अनकंसोलेबली क्राई कर रहा है, आपने सारे मनोवर्स ट्राई कर लिए और वो 3 घंटे के ऊपर हो गया, लगातार सिर्फ रोए जा रहा है, आपने फीडिंग हंगर जो कॉमन कॉजेज एड्रेस किए, आपने इन्फेंटाइल कोलिक के सारे कंसर्न्स को, मनोवर्स को ट्राई किया, उसके बावजूद अगर आपका बेबी ठीक नहीं हो रहा या रोना बंद नहीं कर रहा, देन आपको अपने पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना है। और ये है सर्टेन डेंजर्स। बच्चे जो वेट गेन नहीं कर रहे हैं, जिनको बार बार वॉमिटिंग हो रही है, जो बेबीज को इन्फेक्शन का डर है, यानी कि उनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, उनके ब्रेन में इन्फेक्शन जा सकता है, उनके आई में कुछ चेंजेस है, उन्हें सडनली फिट्स आ रहा है, तो या वो पहले भी कभी फिट्स आया हो या NICU में एडमिट रहे हो ऐसी किसी कंडीशन के लिए, तो इन बेबीज में अगर ये लगातार रोए 3 घंटे या ऊपर, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। साइलेंट फ्रैक्चर्स एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बच्चा लगातार 3-4 घंटा पेन के चलते रो सकता है। इसमें यूजुअली कॉमनेस्ट है कि क्लैविकल का फ्रैक्चर, मसाज के दौरान समटाइम्स हम कुछ ऐसे हार्ड मूवमेंट्स कर देते हैं या पोजिशंस कर देते हैं कि बच्चे का क्लैविकल फ्रैक्चर हो सकता है। इन दैट केस बच्चा लगातार रो सकता है और अनकंसोलेबल हो सकता है। उसमें बहुत जरूरी है कि आपका पीडियाट्रिशियन आपकी बेबी को इवैल्यूएट करे। आंखों में फॉरेन बॉडी जाना या कोई कचरा या कण चला जाना और बच्चे की आंख से लगातार पानी आना, खजाना या लाल दिखना, ये भी एक फैक्टर है कि ये डेंजर साइन है और ये कोलिक नहीं हो सकता, आपको दिखाना जरूरी है। मेल बेबीज में जो टेस्टिस का एरिया है वो फुगा हो सकता है, या ग्रॉइन मतलब जो हमारे थाइस के और बॉडी के बीच का जो एरिया है, वहाँ अगर आपको सूजन दिख रहा है तो ये हर्निया हो सकता है। इन दैट केस पीडियाट्रिशियन को दिखाना जरूरी है। कुछ GI कंडीशन जिसको हम इंट्यूसिसेप्शन कहते हैं, हम उसको कोलिक में नहीं गिन सकते। इसमें भी बच्चा सडन क्राई कर सकता है, कोलिक जैसा लग सकता है एपिसोड, बट इसके लिए बच्चा 3 घंटे तक अगर लगातार रो रहा है और आपने सारे मनोवर्स ट्राई किए और शांत नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। एलर्जीज में भी ऐसा पाया गया है कि बेबी कंटिन्यूअसली रो रहा है, इन दैट केस भी पीडियाट्रिशियन को दिखाना जरूरी है। चाइल्ड अब्यूज, यानी कि घर में आपको नहीं पता, या फॉर दैट मैटर अगर आपका बेबी किसी केयर गिवर जिसको आपने हायर किया है उसके पास रहता है और लगातार अनकंसोलेबली क्राई कर रहा है, तो समटाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सुपरवाइज करें कि कहीं वो पर्सन से बच्चे को कोई अब्यूज ना हो। रिमेंबर पेरेंट्स, इन्फेंटाइल कोलिक एक हेल्दी बेबी का कंडीशन है, यानी जो बच्चा प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, उसका वेट गेन हो रहा है, ओवरऑल अदरवाइज वो बहुत हैप्पी चाइल्ड है, ये उसका कंडीशन है। कोलिक एक ऐसी कंडीशन है कि कभी कभार सारे स्ट्रैटेजीज को करने के बाद भी, कोई कारण ना मिलने के बाद भी परसिस्ट कर सकता है 3 to 4 months ऑफ एज तक, और धीरे धीरे जैसे बच्चा 4 महीना पार करता है ये एपिसोड्स अपने आप कम हो जाते हैं, और इसका जो पीक है वो 2 months के अराउंड होता है। बच्चा जब 6 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में होता है तो ये एपिसोड्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो यस पेरेंट्स, ब्रेस योरसेल्फ। अपने आप को गिल्ट में नहीं डालना है कि हम अपने बच्चे को शांत नहीं कर पा रहे, क्योंकि एंग्शियस पेरेंट्स बच्चे के कोलिक एपिसोड्स को कम नहीं बल्कि बढ़ा देते हैं। यस पेरेंट्स, आई नो जब बच्चा रोता है तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, स्पेशली मदर्स को। सो आप उसमें डिस्ट्रेस ना होकर अपने आप को काम एंड कंपोज रखिए। बेबीज को एनर्जी सेंस करने आता है। अगर आप एंग्शियस रहेंगे तो बच्चा और एंग्शियस हो जाएगा, उसका जो कोलिक एपिसोड है वो अननेसेसरी और प्रोलॉन्ग हो जाएगा। आप अपने में कॉन्फिडेंट रहें, कोलिक एपिसोड को एकदम काम तरीके से एड्रेस करें, एंड लेट मी टेल यू, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम पेरेंट्स इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं। पेरेंट्स जब काम एंड कंपोज होकर जब अपने बच्चे की कंडीशन को एड्रेस करेंगे तो 90% ऑफ द टाइम सोल्यूशन मिल जाता है। आई होप ये वीडियो बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प करे एंड कोलिक को अंडरस्टैंड करने में मदद करे। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर विद अदर पेरेंट्स। थैंक यू।